नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी के सामने कुछ नए वीडियोज़ लेकर हाजिर हो रहा हूँ। मैं मैथ्स, जीके, जीएस इत्यादि सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराता था। कुछ समय से थोड़ा सा गैपिंग हो गया था, लेकिन अब ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी लॉकडाउन के चलते 11-12 का क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको 11 और 12 का भी ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। पूरा मैथ्स का हो या फिर फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और सारे अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारे विद्यार्थी जो जीके जीएस का वीडियो हमेशा क्यों पढ़ते रहना चाहिए, तो देखिए इसका मेन कारण ये है कि आगे चलकर आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे तो जिस भी क्षेत्र में वैकेंसी आए, अभी तो रुकी हुई है, लेकिन वैकेंसी चाहे रेलवे में हो या एसएससी में हो या फिर लोकल लेवल पर हो या फिर कह सकते हैं कि पुलिस वगैरह में, दरोगा वगैरह में, तो उसमें जो जीके जीएस आता है ना, या फिर जेपीएससी वीपीएससी, वो जीके जीएस आप एक दिन में याद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। मैथ्स वगैरह आप जल्दी जल्दी तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस आपके दिमाग में ये जल्दी स्टोर नहीं होने वाला है। तो इसका यही तरीका है कि आप खाली समय में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सुने। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जीके जीएस आपके पास मतलब इसका भंडार रहेगा, प्रिपरेशन कंप्लीट रहेगा, जिससे कि कभी भी वैकेंसी आएगी तो आप मैथ का रिवीजन करके या प्रैक्टिस सेट करके आसानी से आप नौकरी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन का। ज़्यादा देखिए जीडी में ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। देखिए औरंगजेब मुगल शासक था, मुगल बादशाह था, जो कि कह सकते हैं कि ये बाबर के परिवार का था। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद आपका शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो औरंगजेब ने सिखों के 7वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, इसलिए क्योंकि औरंगजेब का पुत्र अकबर नाम था, उसको इन्होंने, जो कि वो उसे देशद्रोही घोषित कर चुका था ये औरंगजेब, और उसको इन्होंने समर्थन दिया, जिसके कारण गुरु तेग बहादुर को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। देखिए हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कही जाती है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत पौराणिक यानी ऋग वैदिक काल के बाद की सभ्यता है, और कह सकते हैं कि एक नगरीय सभ्यता, यानी उस समय नगरों का विकास का उस समय के तौर पर किया गया था। गलियां, पक्की सड़क, ये सारा चीज उस समय का हो चुका था। तो ये सभ्यता का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी और माधु स्वरूप वत्स ने 1921 ईस्वी में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने लखनऊ में सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए सन 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसमें महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा उभर कर आई थी, लेकिन ये तो झांसी में लक्ष्मीबाई थी, नेतृत्व कर रही थी, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि लखनऊ में हजरत महल, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और हजरत महल, क्योंकि जो उस समय जो अवध के नवाब थे वो नाबालिग थे और उनका ये देखभाल करने वाली थी, उनकी संरक्षिका थी हजरत महल, तो इन्होंने ही उसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी। देखिए 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन भी शुरू करवाई और पहली ट्रेन भी चलवाई थी। पहली ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में, और ये जो टेलीग्राफ लाइन जो चली थी वो कलकत्ता से आपका आगरा के बीच में, कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो है सारनाथ में दिया था, और वो भी अपने मित्र को, सबसे पहले उनके मित्र ही उनके शिष्य बने, और ये सारनाथ में दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में
आयोजित हुआ था। देखिए क्वेश्चन, इस जीडी का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करना, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें डिस्कशन करना। तो बहुत सारा क्वेश्चन को हम सिर्फ जीडी बोलेंगे, आप सुनिए उसको और अपने दिमाग में बैठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी के विदेश वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का मेन लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का एक लक्ष्य बहिष्कार शुरू किया था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाकर। तो ये इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो मेन लक्ष्य था कि भारत की जो कुटीर उद्योग है, अगर विदेशी वस्तुएं के कारण चूंकि वो सस्ती पड़ती थी और चूंकि वो ह्यूज मात्रा में बन के आती थी, तो वो इसके कारण ये जो भारत का कुटीर उद्योग है ना, वो पूरा बर्बाद हो रहा था। तो गांधी जी ने ऐसा किया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? देखिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। राजस्थान माउंट आबू में ये प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? देखिए निम्नलिखित में से किसने किसने मतलब किस पश्चिमी देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया? उसी का हमको नतीजा भुगतना पड़ा कि भारत इतने दिनों तक ब्रिटिश के कब्जे में रहा। तो ये पहला पश्चिमी देश था वो पुर्तगाल था। पुर्तगाल जो था वो भारत के साथ सबसे पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया, और ले दे के एक समय ऐसा भी आया कि उसने गोवा पर सबसे पहले कब्जा भी कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ, ये हो गया, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। देखिए राजा राम मोहन राय जो हैं वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने ही सती प्रथा जैसे बहुत सारे कुरीतियों का अंत करवाया था, और इनका साथ दिया था उस समय के गवर्नर जनरल जो कह सकते हैं, या फिर गवर्नर जनरल से बाद में वाइसराय बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु थे रामानंद। संत कबीर के गुरु रामानंद थे, और इन्हें उत्तर भारत में राम नाम के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। चलिए रामानंद थे संत कबीर के गुरु। संत कबीर को इसलिए जाना जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वो उनके लिए हिंदू धर्म जितना था उतना ही मुस्लिम धर्म था, और वो आज तक नहीं जाने जा सके कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हीराकुंडा परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंडा परियोजना महानदी पर है। उड़ीसा में महानदी है और वहीं हीराकुंडा परियोजना है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? देखिए दो सागर, समुद्र या जलाशय को जोड़ने वाली जो बीच की संकरी पट्टी होती है, तो वो किस तरह से होती है? ऐसे करके ऐसे करके। तो वो एक तरह से डमरू देखे है ना, डमरू बीच में पतला रहता है, डमरू के आकार का होती है। तो ये डमरू का आकार, चूंकि बीच में पतला दोनों तरफ फिर समुद्र, तो ये डमरू का आकार हो गया। तो ये डमरू का आकार होने के कारण इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। डमरू का आकार होने के कारण इसे जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? देखिए भूकंप की तीव्रता जो है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, और जिस पैमाना पर मापा जाता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल, जैसे बुखार को सेंटीग्रेड में मापा जाता है ना, उसी तरह से भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है वो कोयला के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है। पश्चिम बंगाल का जैसे रानीगंज हो गया, पश्चिम बंगाल का आसनसोल हो गया, झारखंड का धनबाद झरिया क्षेत्र भी हो गया। तो ये सब जो है कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? देखिए चक्रवात क्यों आता है समझिए। चक्रवात जो है, जब नीचे की वायु गर्मी के कारण गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहां पर एक जगह खाली होगी। अब ये जगह जब खाली होगा तो पानी ऊंचा से नीचा की ओर बढ़ता है। उसी तरह से जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से जहां खाली जगह है वहां चलती है। तो जब नीचे का वायु गर्म होकर ऊपर चला गया, वहां पर खाली जगह हो गया, तो उस खाली जगह को भरने के लिए बहुत तेजी से हवाएं आती है, और बहुत तेजी से हवाएं आके उसमें एडजस्ट करती है, और वो चक्रवात का रूप ले लेती है। तो चक्रवात जो है निम्न वायुदाब के कारण आता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार है। यहाँ प्रति
वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा व्यक्ति है। यहाँ के बाद फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। कह सकते हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान है, जो भारत है, तो ये सब जलोढ़ मिट्टी से ही निर्मित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया जो है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया जो है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों या मेरे विद्यार्थियों, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरा चीज़, कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगता। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है आपका जलोढ़। भारत में टेलीफोन की सेवाएं प्रारंभ कब हुई थी? देखिए भारत में जो टेलीफोन की सेवाएं हैं 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में टेलीफोन की सेवाएं 1881 ईस्वी में भारत में टेलीफोन की सेवाएं आरंभ हुई थी। भारत में टेलीफोन की सेवाएं 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 किलोमीटर लंबी है। 4096 किलोमीटर लंबी है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा, जो सर्वाधिक है किसी भी देश के साथ। भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगती है तो वो बांग्लादेश है। चलिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हो गया कि भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य निर्धारित किया गया है जिसे ये भारतीय नागरिक को करना ही होगा। तो वो कर्तव्य जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। 1976 ईस्वी में ये रसिया से लिया गया था। भारतीय जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वो रसिया से लिया गया था, रसिया के संविधान से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? देखिए, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वो जब रिटायर करते हैं तो वही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। सिर्फ न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, और बाकी सदस्य में न्यायाधीश वगैरह आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित की मान्यता दी गई? देखिए, जब भारतीय संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने लगातार, वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि, या आखिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार लगातार पद पर बने रहे, और ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। उनके बाद जो कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद वो राष्ट्रपति रहे। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो 12 होती है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में? देखिए, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बात आ रही है कि ये किस सूची में है ना, पंचायती राज, तो ये राज्य सूची में है। ये राज्य सूची में है, यानी राज्य सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर, भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर ये मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी था। 22 जुलाई
1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को ग्रहण किया। तो देखिए इस तरह से इस छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। ये हर दिन आपको वीडियो मिलेगा, बस इस चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेहनत करें, एक दिन सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।